बिहार की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है। यहाँ सत्ता का समीकरण कभी भी बदल सकता है और रातों रात कोई भी बड़ा चेहरा बन सकता है। ऐसा ही एक नाम है सम्राट चौधरी, जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा। कृषि मंत्री से लेकर विपक्ष के नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर संघर्ष, रणनीति और विवादों से भरा हुआ है। आज हम आपको सम्राट चौधरी की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस। 16 नवंबर 1968 मुंगेर जिला लखनपुर गांव, सम्राट चौधरी का वहां जन्म हुआ। उनका परिवार राजनीतिक गहराइयों से जुड़ा हुआ था। पिता शकुनी चौधरी सेना से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए और कई बार विधायक और सांसद रहे। माता पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही। पत्नी ममता कुमारी पेशे से वकील है। उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। यानी बचपन से ही सम्राट चौधरी का माहौल राजनीतिक रहा है। लेकिन राजनीति सिर्फ परिवार की वजह से आसान नहीं हो जाती, बल्कि वहां उन्हें खुद को साबित करना पड़ा। सम्राट चौधरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। युवा अवस्था से उनका झुकाव समाज सेवा और राजनीति की तरफ था। बचपन से ही उन्हें माता और पिता की राजनीतिक गतिविधियों को करीब से देखने का मौका मिला, जिसने उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाई। सम्राट चौधरी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आरजेडी से की। 1990 का दशक बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दौर था। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में आरजेडी लगातार मजबूत हो रही थी। 1999 में आरजेडी की सरकार में सम्राट चौधरी को कृषि मंत्री बनने का मौका मिला। ये उनका पहला बड़ा मौका था। उस समय वो युवा थे और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हासिल कर रहे थे। 2000 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने। फिर 2010 में दोबारा इसी सीट से विधायक चुने गए। यानी शुरुआती 2 दशकों में उन्होंने विधानसभा और मंत्री पद दोनों देख लिया। 2014 में उन्होंने आरजेडी दल छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। उस समय जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी को शहरी विकास और आवास मंत्री बनाया गया। यहाँ उनका कामकाज चर्चा में आया और उन्होंने संगठन में भी अच्छी पकड़ बना ली। लेकिन पॉलिटिक्स में समीकरण बार बार बदलते हैं और यही वजह थी उन्होंने आगे चलकर जेडीयू का दामन छोड़ दिया। 2018 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी में आते ही उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया और 2022 में उन्हें विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया गया। ये पद उन्हें सीधे तौर पर नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का चेहरा बना दिया। मार्च 2023 में बीजेपी हाईकमान ने उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें ओबीसी राजनीति का चेहरा बनाकर पेश किया। उनकी जाति कोयरी कुशवाहा बिहार में बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी इस जातीय समीकरण को साधना चाहती थी। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन पर लगातार आक्रामक हमले किए। उनकी रैलियों और भाषणों में तेज धार देखने को मिली। इसी वजह से बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए। जनवरी 2024 में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन खास बात ये रही कि सम्राट को वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे अहम विभाग सौंपे गए। 13 फरवरी 2024 को उन्होंने बिहार विधानसभा में 2.79 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। बजट में 3000 से ज्यादा नौकरियों का ऐलान हुआ और गरीब तबके के लिए कई योजनाएं लाई गई। इस बजट के बाद सम्राट चौधरी की छवि एक प्रभावी प्रशासक के रूप में और मजबूत हुई। सम्राट चौधरी सिर्फ मंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड भी बन चुके हैं। उनकी पहचान बेबाक तेज-तर्रार नेता की रही है। उनकी पगड़ी भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता में हैं, वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये पगड़ी उनकी राजनीति का प्रतीक बन गया। 2024 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सत्ता बदली, तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतारी और ये पल ऐतिहासिक बन गया। वह विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। पहला बयान जून 2023 में राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की।
सम्राट चौधरी ने। दूसरा बयान अगस्त 2023 में उन्होंने कहा था कि भारत 1947 में नहीं बल्कि 1977 में पॉलिटिकल बदलाव से हुआ है। 47 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। इस बयान पर मुख्यमंत्री और जेडीयू ने तीखी आलोचना की थी उनकी। जुलाई 2025 में एक हंगामापूर्ण सत्र में उन्होंने तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्होंने कहा, जिनके पिता गुंडा हैं वो क्या बोलेंगे, तुम चोर हो। इस पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया था। लेकिन यही आक्रामक स्टाइल उन्हें खास बनाता है। बिहार की राजनीति में ओबीसी और ईबीएस वोट बैंक सबसे अहम माना जाता है। लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण से राजनीति की और नीतीश कुमार ने ईबीएस कार्ड खेला। अब बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे रखकर कुशवाहा यानी कि कोयरी वोट बैंक की राजनीति करना चाहता है। यही वजह है सम्राट चौधरी न सिर्फ उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि 2025 और उसके बाद आने वाले चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो सकते हैं। कृषि मंत्री से शुरुआत करने वाले सम्राट चौधरी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि राजनीति में रणनीति, संघर्ष, जनता से जुड़ाव हो तो कोई भी नेता ऊंचाइयां छू सकता है। क्या सम्राट चौधरी आने वाले चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनेंगे? क्या वे नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नेता साबित होंगे या फिर तेजस्वी यादव उन्हें चुनौती देंगे? ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या सम्राट चौधरी बिहार की रणनीति का अगला बड़ा चेहरा बनेगा।